कहानियाँ। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबके नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। एक सुनसान रास्ता था और वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे। ऋतिक अपनी कार से कहीं से आ रहा था। वैसे तो ऋतिक प्रोफेशन से एक क्राइम जर्नलिस्ट था, लेकिन आज वो फ्री था। आज उसको पार्टी से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। उसकी कार एक सुनसान हाईवे में जा रही थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे कि उस सुनसान सड़क के पास उसको एक औरत दिखाई देती है। उस औरत ने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो ऋतिक की तरफ देखकर लिफ्ट का इशारा करती है। वैसे तो ऋतिक उसको इग्नोर करके वहाँ से जा ही रहा था कि उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पर जाती है। वो औरत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। ऋतिक ने जब उस खूबसूरत औरत को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने कार को थोड़ा आगे रोका। ऋतिक ने उस कार के शीशे को नीचे करते हुए उससे पूछा, मैडम आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर कि उस औरत ने ऋतिक को कुछ सेकंड्स देखा और उसके बाद उसने बोला, एक्चुअली मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर ही है और मेरी स्कूटी भी बंद पड़ गई है। क्या आप मुझे थोड़ा दूर तक छोड़ देंगे? रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ऋतिक ने उसकी सारी बातों को सुना और बिना कुछ कहे उसने पीछे वाली सीट का डोर खोल दिया और वो औरत ऋतिक के कार के पीछे वाली सीट में बैठ गई। उस रात मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और कुछ पलों में बारिश भी शुरू होने वाली थी। ऋतिक बस अपनी कार को चला रहा था, लेकिन उसकी नज़र उसी औरत पर टिकी हुई थी। वो थोड़ा सामने की तरफ देखता, लेकिन फिर पीछे की तरफ भी उस औरत को घूरता। ऋतिक का ऐसा बर्ताव देखकर वो औरत थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर उस औरत ने अपनी एक दोस्त को कॉल किया। हेलो रुचि, तू आज मेरे घर आने वाली थी ना? आज मैं अकेली हूँ घर पर। तुझे पता तो है मेरे हस्बैंड काम से बाहर गए हैं। अरे तुझे मना किया तो था, मैं नहीं आ पाऊंगी। जिस पर कि वो औरत कॉल को गुस्से में कट कर देती है। उस औरत की ये सारी की सारी बातें ऋतिक सुन रहा था और अब ऋतिक के दिमाग में एक बहुत बुरा आइडिया आता है। वो बस अपनी कार चला ही रहा था कि तब तक बहुत तेज बारिश आ चुकी थी और ऋतिक के पास इससे अच्छा बहाना क्या ही होता। वो औरत ऋतिक को कार को रोकने के लिए कहती है और ऋतिक कार को रोकता है। मैडम आपका घर आ गया है क्या? जिस पर कि वो औरत उसको हाँ में जवाब देती है। लेकिन जब ऋतिक अपने आस पास देखता है तो उसको कोई भी घर नजर नहीं आता सिवाय पेड़ों के। ऋतिक उस औरत से पूछता है कि उसका घर कहाँ है, तो वो औरत उसको बताती है कि उसका घर थोड़ा सा अंदर की तरफ जाकर है। ज्यादा न सोचकर वो औरत कार से उतर ही रही थी कि ऋतिक उससे पूछता है, सुनिए मैं आपके लिए कोई परेशानी तो नहीं चाहता, पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा ड्राइव कर पाऊँगा। क्या आज रात आप मुझे अपने घर में जगह दे सकती हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो? जिस पर कि वो औरत ऋतिक को हाँ में जवाब देती है और इसके बाद वो दोनों उस कार से उतर जाते हैं और इसके बाद वो औरत उन पेड़ों के बीच में जाने लगती है और ऋतिक पीछे पीछे उस औरत को फॉलो करने लगता है। वैसे तो ऋतिक सोच रहा था कि ये औरत आखिर जा कहाँ रही है, लेकिन वो औरत इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि ऋतिक को और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और कुछ दूर चलते ही वो एक घर में पहुंचते हैं। घर के अंदर आने के बाद
वो औरत अपने घर की लाइट को ऑन करती है और जब वहाँ रोशनी होती है तब ऋतिक को उस औरत का पूरा चेहरा दिखाई देता है। ऋतिक ने जब उस औरत के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसको उस औरत का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन उस वक्त ऋतिक थोड़ा सा नशे में था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो औरत ऋतिक को इंतज़ार करने के लिए बोलती है और खुद वो ऊपर के फ्लोर में एक बेडरूम में चली जाती है। ऋतिक वहीं पास के सोफे पर बैठा था कि तभी अचानक से पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है और फिर ऋतिक को अचानक से ऊपर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। ऋतिक घबराते हुए अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर देता है और इसके बाद वो भागते हुए ऊपर के फ्लोर में जाता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो जिस बेडरूम में वो औरत थी उस बेडरूम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर तभी ऋतिक को एक बार फिर से उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ बाथरूम के अंदर से सुनाई देती है। ऋतिक बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खोलता है। ऋतिक जिससे पहले उस बाथरूम के अंदर कुछ देखता, वो औरत ऋतिक को पीछे से धक्का दे देती है और ऋतिक मुंह के बल उस बाथरूम में गिर जाता है। और फिर ऐसा होते के साथ ही वो औरत उस बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। ऋतिक हड़बड़ा के उठता है और बाथरूम के दरवाजे की तरफ जाकर उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। ऋतिक उस बाथरूम की लाइट को जब ऑन करता है तो वहाँ की लाइट भी फ्लिकर हो रही थी। लेकिन फिर ऋतिक की नज़र जब उस बाथरूम के बाथटब में जाती है तो वो जो देखता है वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस बाथटब में उसी औरत की लाश पड़ी थी। उस औरत की लाश सड़ चुकी थी। उस औरत की लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे और उस लाश का सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। ऋतिक ने जैसे ही ये मंजर देखा वो तो मानो पागल हो चुका था। लेकिन फिर ऋतिक को कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने रिसेंटली एडिट शेड्यूल में उसकी नज़र एक केस पर जाती है जिसमें एक औरत पिछले 3 महीनों से लापता थी और जिसका नाम मिस स्वाभी था। और जब ऋतिक की नज़र उसके फ़ोन की स्क्रीन में एक फ़ोटो की तरफ जाती है तो उसके तो मानो होश उड़ जाते हैं। उस औरत की शक्ल हूबहू मिस स्वाभी से मिल रही थी। और इसके बाद ऋतिक को ये समझने में देरी नहीं लगी कि वो बहुत गलत जगह पर फंस चुका था। इसीलिए ऋतिक को उस औरत की शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, जो औरत पिछले 3 महीनों से लापता थी और जिसकी लाश उसने अभी अभी उस बाथटब में देखी थी। उस औरत के पीछे पीछे वो अभी उस घर में आया था। और फिर इतने में ऋतिक जल्दी से अपने दोस्त को मैसेज करता है और उसको उस घर का एड्रेस दे देता है। लेकिन अचानक से ऋतिक का फ़ोन कोई छीन लेता है और जब ऋतिक की नज़र अपने पीछे नीचे की तरफ जाती है तो वहाँ ऋतिक को 2 लाशें और नज़र आती है, जिसमें से एक लाश ने ऋतिक के फ़ोन को उसी के सामने निगल लिया था। और इसके बाद वो लाश जैसी थी वैसी ही हो जाती है। वो दोनों लाशें भी 2 आदमियों की लग रही थी जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और वो भी सड़ चुकी थी। ऋतिक इस वक्त तक रोना शुरू कर देता है और वो दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। उसको वहाँ पर किसी के भी होने का एहसास नहीं हो रहा था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति थी कि तभी ऋतिक को बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे आपको अंदर किसने बंद कर दिया? जिस पर कि ऋतिक घबरा जाता है और कुछ कदम पीछे ले लेता है। वो औरत ऋतिक को पूछती है कि उसको बाहर आना है कि नहीं, जिस पर कि ऋतिक उसको दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है।
वो औरत ऋतिक को दरवाजे के पास खड़े होने के लिए बोलती है। वो उसको बड़े प्यार से बोल रही थी, ठीक है तुम दरवाजे के पास खड़े रहो, मैं खोल रही हूँ। लेकिन ऋतिक की पूरी नज़र उस बाथटब में पड़ी उसी औरत की लाश पर टिकी थी। इतने में उसे फिर से बाहर से आवाज आती है, क्या तुम दरवाजे के पास खड़े हो गए? ऋतिक की डर के मारे आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन ऋतिक फिर भी हाँ में जवाब देता है। लेकिन उसके बाद वो दरवाजे से बिल्कुल पीछे हट जाता है और ऋतिक के हाँ बोलते ही वो औरत एक बहुत ही नुकीले हथियार से दरवाजे के अंदर वार कर देती है। वो हथियार एक नुकीले फावड़े जैसा था। उस औरत को पता चल चुका था कि उसका वार जाया हो चुका है, तो उस औरत ने उस हथियार को वापस से बाहर की तरफ खींच लिया। उस औरत का ऐसा करने की वजह से उस दरवाजे पर छोटे छोटे होल हो चुके थे। वो औरत अभी भी ऋतिक को उस दरवाजे के पास आने को बोल रही थी और ऋतिक की उस वक्त तक सांस चढ़ चुकी थी और वो कांप रहा था। उसे पता था कि बाहर जो भी है वो कोई इंसान नहीं है। अब वो औरत पागलों की तरह उस दरवाजे पर लातों से मारने लगती है और एक बहुत भयानक हंसी हंसने लगती है। ऋतिक ये सब देखकर अब इतना ज्यादा डर चुका था कि वो बेहोश हो जाता है। अब ऋतिक की आंख खुलती है, लेकिन अब तक सुबह हो चुकी थी। ऋतिक जल्दी से सुबह उठता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके आस पास की लाशों से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और उस औरत की लाश की तरफ तो ऋतिक देख भी नहीं पा रहा था। जो कुछ भी उसके साथ कल रात हुआ था, उसके बाद तो वो और भी ज्यादा घबरा चुका था कि तभी ऋतिक की नज़र उन्हीं दो लाशों में से एक लाश पर जाती है। वहां एक लाश के हाथ के पास एक डायरी थी। ऋतिक उस लाश के पास जाता है और उस डायरी को उठाता है। वो डायरी शायद उन्हीं लाशों में से एक इंसान की थी। ऋतिक उस डायरी को लेकर कुछ पन्नों को पलटकर पढ़ने लगता है। मुझे आज यहाँ फंसे हुए 10 दिन हो चुके हैं। इस औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और जाते वक्त कार में ही अपना फ़ोन भूल चुकी थी। मैं जब आया तो मुझे कुछ वक्त बाद बाथरूम से चीख सुनाई थी और फिर इस औरत ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। ऋतिक ये पढ़ने के बाद समझ चुका था कि वो औरत उसको भी इसी तरीके से वहां लेकर आई थी। इसके बाद ऋतिक अगला पेज खोलता है और पढ़ने लगता है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वो औरत बाहर नाच रही है, गुनगुना रही है। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन रात को वो हर दिन आती है। मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा। ये औरत मुझे कभी यहाँ से नहीं बाहर आने देगी। मैं बस अब मरना चाहता हूँ। ऋतिक ये पढ़ने के बाद जब उस लाश की तरफ देखता है तो उस लाश के हाथ में उसको एक बाथरूम क्लीनर की बोतल नजर आती है। वो आगे बढ़ता है। मैं आज मर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये डायरी कोई तो पढ़ेगा जो फिर से यहाँ फंसने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक और लाश पड़ी है। अगर कोई भी इसको पढ़ रहा है और तुम भी यहीं पर फंसे हो तो यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है मौत। मुझे ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो बाहर जो भी है वो बहुत ही खतरनाक है। ऋतिक इसके बाद जब आगे के पन्नों को पलटता है तो उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था और इसका मतलब साफ साफ था कि उस आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। ऋतिक इस वक्त तक बेकाबू होकर रोने लगता है और फिर ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। रात होते ही ऋतिक को बेचैनी शुरू होने लगती है, लेकिन फिर तभी उसको उस घर के बाहर एक कार के रुकने की आवाज आती है और ऋतिक वो सुनकर समझ चुका था कि वो उसका दोस्त ही होगा। ऋतिक का दोस्त उस घर के दरवाजे की डोर बेल को बजाता है,
लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तो ऋतिक के दोस्त को थोड़ा सा शक होता है, तो वो उस दरवाजे को अंदर की तरफ पुश करता है और ये करते ही वो दरवाज़ा खुद से खुल जाता है कि तभी ऋतिक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और इसकी आवाज़ उसके दोस्त को सुनाई दे देती है। उसका दोस्त भागते हुए ऊपर की तरफ जाता है। बाथरूम के अंदर से उसको ऋतिक की आवाज़ आ रही थी। ऋतिक का दोस्त उसको बोलता है, तुम यहाँ इस खंडर में क्या कर रहे हो? खंडर? ये तो घर है ना। ऋतिक की ये बात सुनकर उसका दोस्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन ऋतिक का दोस्त उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। ऋतिक अपने दोस्त को उस दरवाजे में हुए होल से देख रहा था कि तभी उसकी नज़र उसके दोस्त के पीछे खड़ी उसी औरत पर जाती है जिसके हाथ में वही नुकीला फावड़ा था। ऋतिक जब तक अपने दोस्त को बचने के लिए बोलता, वो औरत बहुत तेजी से उस नुकीले फावड़े को ऋतिक के दोस्त के सीने से आर पार कर चुकी थी। ऋतिक बहुत फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसके बच निकलने की अब एक ही उम्मीद थी और वो था उसका दोस्त, लेकिन अब वो भी शायद नहीं रहा। वो औरत अब ऋतिक के दोस्त की लाश के पास बैठ जाती है और ऋतिक के दोस्त के सर को अपनी गोदी में रख लेती है और इसके बाद वो गुनगुनाने लगती है। उस पूरे के पूरे घर में उस औरत की आवाज गूंज रही थी। ऋतिक अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है, लेकिन वो औरत ऋतिक के दोस्त के शरीर को अपने कंधों में उठाकर नाचने लगती है और बहुत भयानक तरीके से हंसने लगती है। ऋतिक को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो उस औरत के चक्कर से ही वहां पर आया था। ऋतिक को अब उस खंडर में 5 दिन हो चुके थे। ऋतिक की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो उस बाथरूम के दरवाजे के पास चुपचाप बैठा था। वो अपने आस पास उस बाथरूम को देख रहा था। उसको तो अब मानो उन लाशों की आदत हो चुकी थी। एक भी रात ऐसी नहीं थी कि ऋतिक सोया हो। हर रात उस औरत की आत्मा, जिसका नाम मिस स्वाभी था, वो वहां आकर ऋतिक को डराती, तड़पाती, लेकिन कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलती। ऋतिक बस वहां पर बैठा ही था कि उसका हाथ किसी नुकीली चीज़ पर पड़ता है। ऋतिक जब उस चीज़ को देखता है तो वो एक नाखून था। ऋतिक की नज़र जब अपने आस पास जाती है तो उसको कुछ नाखून और दिखते हैं और फिर उसकी नज़र सामने की दीवार के कोने पर जाती है जहाँ पर कुछ उंगलियों के निशान थे जो कि खून के थे। ऋतिक जब और ध्यान से उस बाथरूम में देखता है तो उसको कई सारे शूज़ के प्रिंट भी दिखते हैं जो कि कम से कम 3 या 4 लोगों के तो होंगे ही। ऋतिक की नज़र जब मिस स्वाभी की लाश पर जाती है तो उसको पता चलता है कि मिस स्वाभी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। ऋतिक ने इतना सब कुछ वहाँ पहली बार नोटिस किया था। ये सारी की सारी चीज़ें देखकर ऋतिक को समझ में आ चुका था कि मिस स्वाभी के साथ क्या हुआ होगा। मिस स्वाभी के साथ ये सब कुछ जिसने भी किया था वो एक आदमी तो नहीं था, वो कम से कम 3 या 4 लोग थे। ऋतिक की आंखों से अब पछतावे के आंसू आने लगे थे, लेकिन अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने आंसुओं को साफ कर सके। ऋतिक की भूख और प्यास से मरने की हालत हो चुकी थी। वो हमेशा से सोचता था कि वो आत्मा इतनी ज़्यादा बेरहम क्यों है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि मिस स्वाभी का कत्ल हुआ था और वो भी बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से। ऋतिक की अब उस बाथरूम में 7वीं रात थी। वह पूरी तरीके से हार चुका था और वो वहीं पर बैठा बैठा सो जाता है। लेकिन फिर इतने में ऋतिक का सर पीछे की तरफ ज़मीन पर जोर से गिरता है
उसकी जब आंखें खुलती है तो उसको महसूस होता है कि उसका आधा शरीर बाथरूम के बाहर है, यानी कि वो दरवाज़ा अब खुल चुका था। उस वक्त तक ऋतिक के अंदर एक अलग तरीके की हिम्मत आ चुकी थी। वो जल्दी से खड़ा होता है और उसकी नज़र अपने दोस्त की डेड बॉडी पर जाती है। वो उसके बाद गिरता पड़ता उस खंडर के बाहर जाता है। उसको वहाँ पर उसकी कार नज़र नहीं आती। वो वहीं पर खड़ा होकर वेट करने लगता है कि तभी उसको सामने से एक ऑटो वाला आते हुए दिखता है। वो ऑटो को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर उसकी तरफ देखता भी नहीं। ऋतिक उसको छोड़कर सामने की तरफ एक कार को रोकने का इशारा करता है, लेकिन उसके लिए वो भी नहीं रुकती। ऋतिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी इस बार वो एक कार के सामने जाता है, लेकिन वो कार ऋतिक के शरीर के आर पार हो चुकी थी। ऋतिक ये देखकर हैरान था, लेकिन फिर उसकी नज़र फिर से उस खंडर के तरफ जाती है। ऋतिक फिर से भागता हुआ जब उस खंडर के अंदर जाता है तो उसको उस बाथरूम के पास पड़ी एक डेड बॉडी दिखती है, जो कि और किसी की नहीं, खुद ऋतिक की थी। और वो वहां बैठा बैठा अपना दम तोड़ चुका था। शायद उस आदमी ने सही बोला था, यहाँ से बच निकलने का बस एक ही रास्ता था, और वो था मौत। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।